लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जो कि वॉरेन हेस्टिंग की जो एक पॉलिसी थी, रिंग फेंस पॉलिसी, उसका ही एक्सटेंशन मात्र था। ठीक है, हमने सहायक संधि में क्या पढ़ा? हमने डिस्कस किया कि सहायक संधि के माध्यम से किस तरह से वेलेस्ली ने और अंग्रेजों ने अपनी पॉलिटिकली टेरिटरी को, अपने साम्राज्य के विस्तार को और बढ़ाया, मगर किसी तरह से धीरे धीरे राज्यों के साथ समझौता करके अपने कंट्रोल में उनको कर लिया। अब ना बच्चा क्या हुआ, एक छोटी सी पॉलिसी हमको पढ़ना है। इसके बाद में अब जब सन 1813 का टाइम पीरियड आया, लगभग 1830 तक, तब तक सहायक संधि के थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू बहुत बड़े क्षेत्र को लॉर्ड वेलेस्ली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर ने अपने अंडर में कर लिया था, हड़प लिया था। और साथ ही साथ पैरेलल उनका युद्ध भी चलता रहा। जो सबसे बड़ी ताकत थी मराठे, उनके साथ उनका वॉर लगातार चलता रहा। और जो जितनी भी बड़ी पावरफुल जो स्टेट्स थी, जो पॉलिटिकल पावर्स थी, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और इसमें सबसे बड़े थे मराठे। मराठों के पेशवा के साथ में संधि करके पेशवा को जो है वो भेज दिया उन्होंने, बाजीराव द्वितीय को, कानपुर के पास में विठ्ठुर में। तो मराठा साम्राज्य फिर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, इन सब के साथ भी छोटी मोटी संधियां करके उन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, यानी पॉलिटिकल सबऑर्डिनेटर उनको अपना बना लिया। अब जब उनको कोई बड़ी ताकत नहीं मिली जो उनकी सत्ता को खुलेआम चुनौती दे सके, तो अंग्रेजों ने एक नई पॉलिसी अपनाई। उस पॉलिसी को बोलते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, जो चला 1813 से 1858 तक। अब भैया ये पॉलिटिकल जो पॉलिसी थी सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, ये क्या है? अच्छा, 1858 क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर भारत से खत्म हो गया। हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कौन आ गया? सीधा ब्रिटिश क्राउन का एम्पायर आ गया था। तो जो पॉलिटिकल आइसोलेशन जो पॉलिसी थी सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की, उसमें ना सबसे पहले शुरुआत की थी इसकी लॉर्ड हेस्टिंग ने। आपको पता है लॉर्ड हेस्टिंग कौन था? जिस तरीके से वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर को बहुत लार्ज कर दिया था संधि के माध्यम से, ट्रीटी साइन करके, इस व्यक्ति ने युद्ध के माध्यम से उसको और बिगर कर दिया। युद्ध के माध्यम से इस व्यक्ति ने 10 साल के टाइम पीरियड में जो है, कहते हैं कि 100 से ज्यादा राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया, छोटी बड़ी सभी। तो सहायक संधि से फायदा हुआ, राज्यों को आंतरिक तौर पे कमजोर कर दिया, इंटरनली उनको तोड़ दिया, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया, अपनी सेना वहां रख दी। मगर अब जब वो कमजोर हो गए तो उनको हड़प लो, यही तरीका था इसने अपनाया। तो 10 साल के टाइम पीरियड में इसने बहुत अपना पॉलिटिकल एक्सपांड किया। अच्छा, इनकी इकोनॉमिकल नीड भी थी। इकोनॉमिकल नीड क्या थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो चुका था ब्रिटेन में, और औद्योगिकरण के कारण उन्हें चाहिए था एक बड़ा बाजार, बिगर मार्केट, और रॉ मटेरियल का सप्लायर ग्रुप, ये उनको चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई थी, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड पॉलिसी। आपको याद होगा, मैंने बताया भी था, 1813 का चार्टर एक्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी के थ्रू ही आया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली जो था, वो खत्म हो गया था। तो अब कंपनी के पास ज्यादा ट्रेडिंग राइट तो थे नहीं, व्यापारिक फायदा नहीं था। तो उसने क्या किया, फिर पॉलिटिकल फायदा उठाया। उसने कहा राज्यों को हड़पो, जीतो, राजस्व वसूलो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, भांग, नशा और इन सब के व्यापार पर कंट्रोल करो। यही उसका एक उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का रह चुका था। तो उसने, लॉर्ड हेस्टिंग ने अपने ब्रिटेन के आर्थिक हितों को ध्यान में रख के, इकोनॉमिकल बेनिफिट को ध्यान में रख करके भारत में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता
स्थापित करने की कोशिश की, और उसने जो पॉलिसी फिर अपनाई इसको हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। इसने क्या किया, रिंग फेंस की पॉलिसी को त्याग दिया और रियासतों को अपने प्रभुत्व में लाने के लिए बाध्य किया कि आप मेरे आगे आंखें नीची करो। उसने यही कहा, अब हम आंख में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, इक्वालिटी नहीं रही, हम यहां हैं आप यहां हैं और इस बात को आप स्वीकार करो। यही उसकी पॉलिसी थी। बहुत एटीट्यूड वाला व्यक्ति था भैया वो बहुत राज्यों को हड़पा उसने, मारा उसने, राज्यों को पराजित किया, और इसके समय पर कई सारी दूसरी समस्याओं को भी सामना करना पड़ा। जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था तो सीधा वॉर अपनाया और आक्रामक नीति अपनाई, एग्रेसिव पॉलिसी। और भारत में मैंने कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठता उसने स्थापित करने की कोशिश की, और इसी को बोलते हैं अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ठीक है। अब ये क्या पॉलिसी थी कि देशी रियासत को अधीन करने की एक ऐसी नीति थी जिसमें आंतरिक शासन तो खुद रियासतों को करना था, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था, ठीक है। आंतरिक शासन आपको भी करना है, मगर क्या है कि हमारा नियंत्रण पूरा रहेगा, पूरा नियंत्रण। इस पॉलिसी में कंपनी को सर्वोच्च शक्ति मानना था और वो जो राज्य था वो पूरी तरह कंपनी के अधीन था, ठीक है। देशी राज्य आपस में कंपनी की अनुमति के बिना कोई समझौता, कोई ज्ञापन, कोई आपसी ट्रीटी नहीं कर सकते थे, और उन्हें अब ब्रिटिश रेजिडेंट के निर्देशानुसार ही काम करना होता था। पहले क्या था कि ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाता था सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए, अब ब्रिटिश रेजिडेंट जो बोलेगा आपको वही काम करना पड़ेगा। तो इस संधि ने सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और मध्य भारत के राजपूताना जैसी कई सारी राजपूत रियासतों और भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो थी उनकी सुप्रीमेसी वो स्टैब्लिश कर दी थी, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले इस नीति के तहत नेपाल से युद्ध किया और उसके साथ में एक संधि की थी जिसको बोलते हैं सुगोली की संधि। सुगोलू की संधि याद होगा आपको, अगर पढ़ा नहीं है तो याद रखना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है। सुगोली की संधि, सुगोली जो है सुगोली की संधि ये कब हुआ था, ये 1816 की बात है। कब की बात है बेटा, 1816। कब, 1816 सुगोली की संधि। सबसे पहले उसने नेपाल राज्य के खिलाफ ही ये पॉलिसी को अपनाया था। इसके बाद में कई सारे अच्छा, सुगोली की संधि से क्या हो गया था पता है, कि जो हिमाचल है, हिमाचल मतलब नेपाल के साथ में जो शिमला वाला बेल्ट है ना, शिमला के बाद में जो कुमायूं हिमालय है वो वाले क्षेत्र नेपाल से अंग्रेजों को मिल गए थे, ठीक है। इसके बाद में आंग्ल मराठी युद्ध हुए और उसमें भी इस संधि के माध्यम से ही अंग्रेजों ने अपनी सुप्रीमेसी को क्या कर लिया था, इस्टेब्लिश कर लिया था। जो वेलेजली की दरअसल हेस्टिंग जो था ना, लॉर्ड हेस्टिंग, वो वेलेजली का थोड़ा क्रिटिसाइज करता था उसकी पॉलिसी को लेकर, मगर वेलेजली ने जो काम शुरू किया था उसको कंप्लीट इसी व्यक्ति ने किया। तो भारत में ये एक सबसे बड़ी इनकी पॉलिसी आई सबऑर्डिनेटर की, ठीक है। अब इसी का एक्सटेंशन बाद में आया, वो आई कौन सी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, भारत में हड़प नीति, ठीक है। अब हड़प नीति की कहानी क्या थी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।